अकेलापन भी बच्चों में बहुत बड़ी समस्या है, उससे बच्चे खुद जूझते रहते हैं। बच्चों को अकेलापन महसूस नहीं हो, सबसे पहले तो संवाद करें। संवाद के समय आप अपना भी मोबाइल और अपने को भी टेक्नोलॉजी से दूर रखें। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अंदर ही अंदर रखे रहेंगे, लेकिन आप जब उनसे बात करना शुरू करते हैं तो वो धीरे धीरे फिर वो ट्रैक पे आते हैं, फिर अपनी पूरी बात बता देंगे। इस बच्चे के लिए क्या सही है वो मुझे एक्सप्लोर करना होगा। मेरे बच्चे के लिए, जिसका भी मैं पालक हूँ, उसके लिए क्या सूट करता है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। देयर इज नो फिक्स रूल। नई जो मम्मी पापा बने हुए हैं, वो लोग बहुत बुक्स पढ़ कर के बच्चों को का पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण के तरीके हमारे ऐसे होते हैं जो बच्चे को हो सकता है तुरंत सुविधा तो दे दें, लेकिन बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप नहीं होने देते हैं। कोरोना के बाद से ही पेरेंट्स बच्चों के खाने को लेकर के बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, खास करके बाहर के खाने को लेकर। तो निश्चित तौर पर जब कोई भी त्रासदी आती है, खासकर जो शारीरिक महामारी के रूप में आती है, हमारे जीवन में एक अच्छा खासा बदलाव लेकर के आती है। नो डाउट उसके अच्छे बुरे दोनों पहलू हो सकते हैं। तो अपने बच्चों को ऐसी क्या चीज़ बताएं, मतलब फ्री कम्युनिकेशन बच्चों के साथ पेरेंट्स कैसे रखें देखिए, ये जो आपने बात ताकि बताई, बच्चा अपनी हर समस्या को बता पाए। हाँ, देखिए उससे ये शुरुआती दौर से ही हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक सॉफ्टवेयर जैसा है। अच्छा। कि जहां पर हम बच्चों से कम्युनिकेशन ऐसा रखें और उनके दिमाग में डालें, देखिए डर अगर मेरे मन में है तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। और साइकेट्री ये कहती है कि सारे के सारे बिहेवियर्स सीखे हुए हैं। हमने सोसाइटी से सीखे हैं, पेरेंट्स से सीखे हैं, बुक से सीखे हैं, सिनेमा से सीखे हैं, लेकिन हम सबके सारे बिहेवियर्स सीखे हुए हैं। तो हमें शुरू से ये सिखाना पड़ेगा कि आपके साथ में कोई भी इमरजेंसी, कुछ भी बातें हैं, आपके शरीर को, मन को किसी भी प्रकार से कोई कष्ट पहुंचा रहा है, आई एम हियर। हम बच्चे से पूछेंगे कि बेटा आज कितने घंटे पढ़ा। कितने पेरेंट्स हैं जो पूछते हैं आज का दिन कैसा रहा मन से तुम्हारा, सही बात। तुम्हारा आज मूड कैसा रहा। या बच्चे को चिड़चिड़ापन आया, उसने कॉपी फाड़ दी, कॉपी फेंक दी, मोबाइल फेंक दिया, हम ये जाने की तो कोशिश तो करें कि वो एंगर का रूट कहाँ पे। तो सारे अनएक्सप्रेस्ड इमोशन कई बार मेंटल हेल्थ ट्रॉमा के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ये चाइल्डहुड सेक्सुअल एब्यूज जो है वो बच्चों को बहुत सारे मानसिक रोगों के लिए प्रोन बनाता है। तो मैं शुरुआती दौर से अगर भय को हटा करके उन्मुक्त वातावरण में बातचीत करना शुरू करूंगा, उनको उनकी एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में उनके राइट्स समझाऊंगा, राइट रॉन्ग डूज एंड डोंट सिखाऊंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन मामलों में काफी ज्यादा अवेयरनेस आ सकती है। और जैसा कि आपने बताया कि इसमें 95% लोग लगभग नोन ही होते हैं। तो ऐसा करके इसमें हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमें जिस तरीके का हमारा समाज है, हाँ सब में पोटेंशियल हो सकता है, किसी में भी हो सकता है पोटेंशियल सेक्सुअल एब्यूज का। तो उस चीज को हम बच्चे को सिखाना शुरू करें कि वो कोई भी हो सकता है। हमारी बाउंड्री है, हमारा शरीर है, उस बाउंड्री को जो भी ब्रीच कर रहा है वो कोई भी हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं हम अविश्वास सिखा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हम अवेयर कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को एज अप्रोप्रिएट हम मतलब कर सकते हैं। बच्चा किस एज ग्रुप में है उस तब से ये बातें माँ को और पिता को समझा देनी चाहिए। मुझे लगता है 6, 7, 8 साल से ही शुरू कर देना चाहिए। जहां से बच्चा स्कूल का, जहां पर हम अनसेफ कांटेक्ट की जहां से पॉसिबिलिटी शुरू हो जाए, वहां से हम कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा रिसर्च कर रही थी तो मुझे कुछ आंकड़े मिले थे, तो करीब 45% बच्चे ऐसे हैं जो अपने शारीरिक बनावट को लेकर के टेंशन में रहते हैं। अब इसमें मिडिल क्लास फैमिली भी हो सकती है, हाई सोसाइटीज़ भी हो सकती है, दोनों ही तरह के बच्चे होते हैं। ज़्यादातर केस कैसे समझ में आते हैं, आपके पास आते हैं? निश्चित तौर पर अब देखिए क्या हुआ है, अभी हाल ही के पिछले 10 सालों में बच्चे जो है अपनी तुलना एक अपने साथ वाले से नहीं कर रहा है। बच्चे की तुलना कहाँ से हो रही है? एक हर सफल इंसान से जो कि उसको सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में दिख रहा है। पहले एक बच्ची है, वो ईर्ष्या करती थी अपनी फ्रेंड से कि यार वो तो ऐसा अपीयरेंस है, उसको तो इतने दोस्त हैं, लेकिन अब उसका जो कंपैरिजन है वो हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार से है। वो उनकी रील्स देख रही है, उनका चलना है। तो हर सफल व्यक्ति इस समय बच्चे का कॉम्पिटिटर है। ये चीजें मन में तुलना लाती हैं। तो बॉडी डिस्मॉर्फिया के केसेस इस समय बहुत ज्यादा कॉमन हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके शेप में कमियों को पोषित किया जा रहा है ताकि आप मार्केट की ओर ड्राइव हो। बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज हो गई हैं जो अनइंडिकेटेड हैं, जो ऑन डिमांड हो रही हैं कि भाई मेरे को नाक ऐसी बनवानी है, हाँ तो लीजिए बनवा लीजिए, मेरे को अपने गाल ऐसे कराने ऐसे करा लीजिए।
तो बॉडी डिस्मॉर्फिया जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के यूज से, इंस्टाग्राम के यूज से, यूट्यूब के यूज से और व्हाट्सएप जो भी चल रहे हैं सब में कंपेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और बच्चे कहीं ना कहीं अपने सेल्फ इमेज के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए। आप देखिए इस समय वेट को लेकर के कितना ऑब्सेशन हो रहा है, प्रोटीन को लेकर कितना ऑब्सेशन हो रहा है कि वो भारतीय खाने में ये नहीं है वो नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें ऑब्सेशन में से तब्दील नहीं होने देना है। हम ये क्यों नहीं कहते कि 30 साल पहले 40 साल पहले भारतीय जो थाली हुआ करती थी उसमें लोगों को रोग ही नहीं हुआ करते थे। लोग 70-80 साल, हर आदमी बताता था उस समय कि मैंने जिंदगी में एक बार दवा खाई है और ये किया है। ऐसा क्या था भाई? ऐसा कोई ग्रॉस चेंज नहीं हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर इंफीरियरिटी भरी जा रही है। अभी एक शो देख रही थी मैं, उसमें धर्मेंद्र जो अभिनेता थे, नहीं रहे, उनसे एक सवाल किया जा रहा था कि आपके समय में इतनी अच्छी बॉडी बनी थी, अभी तो लोग जितने भी फिल्म स्टार्स हैं वो जिम जाते हैं और तरह तरह के प्रोटीन्स लेते हैं और फिर बॉडी बनाते हैं, लेकिन आपने उस समय क्या किया था कि आपकी बॉडी इस तरह की रही? तो उन्होंने सीधी सी बात यही बताई कि हम खूब कुएं से पानी खींचते थे इस तरह की जो हमारे रोज़मर्रा की बातें होती थी, दिनचर्या होती थी, उससे ही हमारी बॉडी बनी थी। तो एक ये भी है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जा करके ही अपनी बॉडी बनाएं और या कॉस्मेटिक थेरेपी ले करके ही अपने आप को बहुत खूबसूरत बनाएं। हमारे डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ जिनको हमने इग्नोर कर दिया है आज के समय में, तो वो चीज़ें भी हमारे पेरेंट्स को ही बतानी पड़ेगी और ऐसे बतानी होगी कि बच्चा उनकी बात माने जी। अच्छा, एक और चीज़ समझ में आती है कि और एक और मैं संगीता जी आपको टोकूंगा, जो पुरानी लाइफ स्टाइल्स हैं उनमें उनके पालन करने में भी एक कॉम्प्लेक्स भर दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं तो आप डूड और कूल नहीं हैं। आप जितना रात में लेट सो रहे हैं उतना आप कूल है। तो एक इंफीरियरिटी भी फील होती है कि अरे भगवान, मैं तो आज रात में 9:30 बजे सो गया, मैं तो गांव का हो गया। तो ये जो कनेक्शन है वो कई बार बच्चों को फॉल्टी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने में और पोषित करता है। बच्चे और लेट करते हैं, स्क्रीन का यूज है, तो ये भी मुझे ऐसा लगता है एक बड़ा कारण है। बिल्कुल, जो ये अभी जेनजी के बाद वो जेंज अल्फा आ रहा है, वो अल्फा वाले बच्चों के बारे में एक्चुअली हम बात कर रहे हैं इस समय। तो इन बच्चों के लिए इनके जो पेरेंट्स हैं, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो पीने की बात हो, ड्रिंक्स की बात हो, तरह तरह के ड्रिंक्स मार्केट में हैं, वो सब चीज़ों के लिए बच्चे। अच्छा, एक चीज़ और देखने में आती है कि अभी कुछ समय से, मेरे ख्याल से कोरोना के बाद से ही पेरेंट्स बच्चों के खाने को लेकर के बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, खास करके बाहर के खाने को लेकर के। पहले जितना चलन था कि कभी भी सैटरडे संडे हुआ, वीकेंड पे चले गए बच्चों को लेकर के, अभी आपने भी जैसे बताया कि बच्चों को खुश रखने के लिए वो पैसा, बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इस पे मुझे लगता है लगाम लगी है। हाँ, कोरोना के बाद से तो मुझे ऐसा लगता है लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, लेकिन हालांकि उसके उल्टे इम्पैक्ट भी हैं, बिकॉज उसके बाद बहुत सारे कंटामिनेशन को लेकर के जो ऑब्सेशंस हैं, हमारे पास बहुत सारे केसेस बड़े हैं कि एक दिन में 100 बार हाथ धुलना है, ये वाले हाइजीन का प्रॉब्लम है, किचन में ये चीज इससे नहीं छुओ, वो वाला इससे नहीं करो, ऐसे भी ऑब्सेशन बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो निश्चित तौर पर जब कोई भी त्रासदी आती है, खासकर जो शारीरिक महामारी के रूप में आती है, हमारे जीवन में एक अच्छा खासा बदलाव लेकर के आती है। नो डाउट उसके अच्छे बुरे दोनों पहलू हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर पहले से लोग हाइजीन के लिए कॉन्शियस हुए हैं, और चूंकि उसका जो कोरोना का सारा मसला था वो कहीं ना कहीं टच और हाइजीन से ही जुड़ा हुआ था, जिसके चलते ये चीजें बढ़ रही हैं। हमने बहुत सारी बातें कर ली बच्चों के बारे में, लेकिन एक आलोचना जो शब्द है, आलोचना को लेकर के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। तुलना होती है आपस में, घर में भाई बहनों की तुलना होती है, पड़ोस के बच्चे से, क्लास के बच्चे से, कई बार क्लास की टीचर भी तुलना करती है। ये जो आलोचना ना सहन कर पाने की जो शक्ति है बच्चों के अंदर, उसको कैसे बल दिया जाए? पेरेंट्स ही कर सकते हैं उसको। अगर बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा होशियार नहीं, या उसका कोई सब्जेक्ट वीक है, उसका किसी दूसरे सब्जेक्ट में बहुत होशियार है, तो आलोचना होती है, लेकिन उस आलोचना को बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर गलत कदम भी उठाते हैं। देखिए क्या है कि आज की लाइफ में जो आपने गलत कदम की बात करी, यहाँ पर बच्चों में तनाव प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों में वैकल्पिक व्यवस्था का जो अभाव है, जो उनमें ऑप्शंस नहीं डेवलप हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से आत्मघाती कदम और ऐसी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो हम बच्चों को शुरू से ही थोड़ा थोड़ा तनाव देना शुरू करें। जैसा कि मैंने अपने पहले दूसरे प्रश्न में बताया था कि सारे बिहेवियर सीखे हुए हैं, ऑल बिहेवियर्स आर लर्न्ड बिहेवियर।
तो समहाउ हमें थोड़े थोड़े तनाव बच्चे को देना शुरू करना होगा, ताकि उसका जो माइंड है वो तनाव को हैंडल करने में, आलोचना को हैंडल करने में उसकी प्रोसेसिंग हो सके। अब मैंने ब्रेन को उसके लिए तैयार नहीं किया हुआ है, मैं उसके लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का काम कर रहा हूँ। हर माँ बाप इस समय ऐप में तब्दील है, आपने जो कहा वो तुरंत पूरा होना चाहिए। घर के कोई भी रोजमर्रा के जो तनाव है उनसे हम एक्सपोज नहीं करा रहे हैं। ऐसे में अनएक्सपोज्ड बच्चा जैसे ही अवांछित कंडीशन में पहुंचता है तो ऐसा लगता है कि अब वो बिखर गया, वो आलोचना नहीं सहन कर पाया, जबकि हो सकता है कि उसमें व्यक्तित्व सुधार की संभावनाएं हो, इसके लिए उसके टीचर ने कुछ कहा हो, लेकिन वो पर्सनल अटैक ले लेता है। तो हमारे पास ये बच्चों को समझाना होगा कि मेरी लाइफ का केवल ऑप्शन ए ही नहीं है। आपको उसके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को लेकर के, उसके अपीयरेंस को लेकर के उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को परिभाषित नहीं करना है। जब बच्चे के दिमाग में उसकी आइडेंटिटी केवल उसका परफॉर्मेंस, उसका लुक्स होगा, तो उस पर जैसे ही हमला होगा तो बच्चे उसको सहन नहीं कर पाएंगे। तो हम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी से लेकर जेड तक सारे ऑप्शंस देखे रहे हैं कि लाइफ में जो अगले संगीता जी 20 इयर्स में जो सबसे बड़ा वेपन है मानसिक रूप से खुश रहने का, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूं तो सफरिंग मेरे पास रहेगी ही रहेगी, मैं नाना प्रकार की मेंटल इलनेसेस से जूझ सकता हूं। तो बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी सिखाएं कि जीवन कोई एक ही आयाम नहीं है, उसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आयाम हो सकता है, लेकिन वही जीवन है, दैट इज नॉट राइट। तो ये भी ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए। अकेलापन भी बच्चों में बहुत बड़ी समस्या है, उससे बच्चे खुद जूझते रहते हैं और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा होता है। तो वही आपने बताया कि जैसे अभी पहले टीवी होता था, आजकल सेल फ़ोन दे देते हैं, मोबाइल दे दिया, उसमें बहुत सारी ऐप डाउनलोड कर दी, कई बार गलत गेम्स में बच्चे फंस जाते हैं। तो बच्चों को अकेलापन ना फील हो, इसके लिए भी पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स दीजिए। निश्चित तौर पर बच्चों को अकेलापन महसूस नहीं हो, सबसे पहले तो संवाद करें। संवाद के समय आप अपना भी मोबाइल और अपने को भी टेक्नोलॉजी से दूर रखें, और ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई क्वेश्चन आंसर जैसा ही संवाद होना चाहिए, आज कैसा दिन रहा, आज तुमने क्या खाया। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं एक फ्री फ्लो रखूं जहां पर स्वतः बातें हो सके, कोई स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू नहीं हो। क्योंकि कई बार हम बात करते भी हैं तो बहुत स्ट्रक्चर्ड बातें करते हैं, 4 6 10 लाइन पूछी, हाँ ना में जवाब हुआ, काम खत्म। मुझे ऐसा लगता है घर का खाना साथ में खाना, टेक्नोलॉजी को हटा करके उनसे बढ़िया बातचीत करते रहना, इससे बढ़िया कोई विकल्प नहीं हो सकता है। अभी करीब 7-8 साल पहले नशे के उन्मूलन पे WHO ने थीम दी थी बच्चों के लिए, टॉक टॉक एंड टॉक। उनका कहना था कि इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बातचीत करते रहें, चीजें अपने आप बेहतर होती चली जाएंगी। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनसे थोड़ी देर तक बात करो तब वो खुल पाते हैं जी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वो अपनी बात आते ही साथ सब बता देंगे, मिले सुर मेरा तुम्हारा की तरह से वो जल्दी जल्दी हर बात बता, आज दिन भर हमारे साथ क्या हुआ। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अंदर ही अंदर रखे रहेंगे, लेकिन आप जब उनसे बात करना शुरू करते हैं तो वो धीरे धीरे फिर वो ट्रैक पे आते हैं, फिर अपनी पूरी बात बता देंगे। जी। ऐसा होता है ज़्यादातर। तो ऐसे बच्चे के साथ में थोड़ी सी पेरेंट्स को दिक्कत होती है, और पेरेंट्स जो है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, वो बच्चे के मन में बात रह जाती है। ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या टिप्स? इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले अगर मुझे किसी लकड़ी को उठाना है, मुझे बर्फ को उठाना है, मुझे पानी को उठाना है, तो तीनों के लिए मेरे तरीके अलग अलग होंगे। मेरे दिमाग में जो हाथ का पावर लगाऊंगा तो उसको असेस करने के बाद लगाऊंगा। एक ही फार्मूले से तीनों नहीं उठ सकते। तो हमें पहले ये समझना होगा कि बच्चों के पालन पोषण का कोई तरीका नहीं होता। इस बच्चे के लिए क्या सही है वो मुझे एक्सप्लोर करना होगा। मेरे बच्चे के लिए, जिसका भी मैं पालक हूं, उसके लिए क्या सूट करता है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। देयर इज नो फिक्स रूल कि वो मैंने बड़े बच्चे को तो ऐसे ही संभाला था, ये वाला कैसे हो गया। बहुत सारे हमारे पास में ऐसे आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस बच्चे के टेम्परामेंट के हिसाब से उसे कैसे हैंडल करना, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। पेरेंटिंग पर बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई हैं, और अभी जो नई जो मम्मी पापा बने हुए हैं, लोग बहुत बुक्स पढ़ कर के बच्चों को का पालन पोषण करते हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि वो कितना उससे बेहतर हो पाता होगा, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस भी लगती हैं, साइकेट्रिस्ट के पास लोग अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं। तो ये कितना फ़ायदा देता है बच्चों को कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, थॉट क्लैरिटी आती है। कई बार क्या होता है कि हम पालन पोषण के तरीके हमारे ऐसे होते हैं जो बच्चे को हो सकता है तुरंत सुविधा तो दे दें, लेकिन बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप नहीं होने देते हैं। एक ही बच्चा एक 10 नंबर पा रहा है, वो बोल रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा।
एक बच्चा है बोल रहा है कि मैं इसमें सफल नहीं हुआ, मैं ऐसी कंपनी बनाऊंगा, इन सबको नौकरी पर रखूंगा। एक बोलता है मैं इस फील्ड से हटता हूँ, मेरे लिए नहीं बनी, मैं दूसरा काम करूंगा। तो इसका ये मतलब है कि एक ही मार्क्स के अलग अलग बच्चों पर अलग अलग प्रभाव है। इसका मतलब है मार्क्स प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब है मेरा टेम्परामेंट जो है वो कैसे काम कर रहा है, मैं उस चीज को कैसे रिलेट कर रहा हूं, और हमको उसी पर ओवरकम करना। जी हाँ, जी हाँ। तो कई बार प्रोफेशनल हेल्प लेने से ऐसे गाइडेंस हमें मिल जाते हैं जो हमें बहुत सही लग रहे होते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से वो त्रुटिपूर्ण होते हैं। जैसे आपने देखा कि भारतीय परिवारों में एक पेरेंट ने अगर आपको किसी के लिए मना किया, दूसरे ने अपनी इमेज बनाने के लिए लाड प्यार में उसको कर दिया, तो डिवीजन हो गया वहां पे। उसको पता चल गया कि यार कहाँ से मेरा काम निकलना है, आगे के फिर मैनिपुलेटिव बिहेवियर तैयार हो गए। बिल्कुल, पेरेंट्स ज़रूर मैनिपुलेट करते हैं बच्चों को, और अपनी बच्चे के दिमाग में अपनी छवि बनाने की हर घर में कोशिश होती है। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चा के दिमाग में मेरी छवि अच्छी होनी चाहिए, वहीं कंपटीशन हो जाता है पेरेंट्स के बीच में। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका आज समाधान हुआ है। डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी आज हमारे स्टूडियो में है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी समस्याओं का आज समाधान हमारे दर्शकों के लिए किया है, और अगले एपिसोड में फिर नए मेहमान के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।